अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 104 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो में कॉकटेल की ब्रीडिंग के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने ब्रीडिंग आर्टिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं और दूसरी हेडिंग की तरफ चल रहे हैं। दूसरी हेडिंग में लिखा हुआ है इंश्योर दैट द पेयर इज़ नॉट रिलेटेड। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं उर्दू में भी समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। इंश्योर दैट द पेयर इज़ नॉट रिलेटेड, ये कह रहा है कॉकटेल जब भी आप पालें या जब भी आप ब्रीड करवाएं, तो जब नए पेयर बनवाएं या बाहर से कोई पेयर ख़रीद के लाएं, तो ये गौर कीजिएगा कि वो जो पेयर है, जो मेल फीमेल हैं, वो कहीं आपस में बहन भाई तो नहीं है, यानी आपस में सिबलिंग्स तो नहीं है। ये कह रहा है कि अवॉइड करें सिबलिंग्स के पेयर को लगाने से, बल्कि सिर्फ सिबलिंग नहीं, यहाँ तक कि अगर वो कज़न्स हैं तो भी उनको आपस में आप ना लगाएं। अब ये बात इतनी गहरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, आपको मैं बहुत गहरा सबक देता हूँ। मैं एक गांव में गया था शिकार के लिए। तो उस गांव में क्या था कि वो गांव में एक छोटा सा गांव ऐसा था जो वहाँ पे सब लोग माजूर थे। यानी माजूर से मुराद ये, किसी की टांग पोलियो था, किसी को, और किसी की आँख ख़राब थी। उसमें यानी उसी एक गाँव में मुझे 8-10 लोग अंधे नज़र आए। उसी एक ही गाँव में मुझे 8-10 लोग पोलियो वाले पेशेंट नज़र आए, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां थी, स्किन प्रॉब्लम्स थी उनको। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने वहाँ पे काफ़ी मैं परेशान हो गया कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी कोई ऐसा यानी कि डिज़ास्टर हो, यहाँ पे बैक्टीरिया हो जिसकी वजह से लोगों के साथ पता नहीं अजीबो गरीब मसले हो रहे हैं। तो उस टाइम तो कोरोना वाली चक्कर तो था ही नहीं ना, ये तो अभी की बात है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त तो ये कोरोना कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, ये इतनी पुरानी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है इस तरीके से। तो वहाँ पे कोई एक डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था, भैंसों को जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये आपस में बिरादरियों में शादियाँ करते हैं अपनी, यानी अपनी बेटी ये बाहर नहीं देते, किसी और को दूसरी बिरादरी में नहीं देते, ये अपनी बिरादरी में शादियाँ करते हैं। और अपने बच्चों के लिए जो बेटियाँ लाते हैं वो भी अपनी बिरादरी में से ही लाते हैं ये शादी करने के लिए। तो ये बेसिकली ये आपस में ही शादियां करते रहते हैं, बिरादरी कज़न, जिसको कज़न मैरिज कहा जाता है। अब हुआ ये कि इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनमें से कई लोग बेऔलाद हैं, जिनकी औलादें हो रही हैं, मर जाती हैं पैदा होते ही वो। किसी की आँख का मसला है, कोई पोलियो में आ रहा है, तो ये मसला है। एक डॉक्टर यहाँ पर आया था, उसने बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड जो है ना वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इन्फेक्शन आ रहे हैं आप सबके ब्लड में। तो देख लें, जब इंसानों में प्रॉब्लम है तो परिंदों में भी आ सकती है। ठीक है, जो इनफर्टिलिटी के मसले हैं वो आपके जो कॉकटेल आप आपस में बहन भाई के जो पेयर लगाते हैं ना, उसमें मसले ज़्यादा आ सकते हैं। फिर अगर बहन भाई के पेयर लगाने के बाद आपके पास बच्चे जो हैं निकल भी रहे हैं, तो वो बच्चे सही सेहत के नहीं निकल रहे होंगे, डिफेक्टेड होंगे, कोई ना कोई यानी कि मसला होगा, यानी हेल्थ उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती हैं। अब इसी हेडिंग की मैं एक और लाइन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को सारा बताता हूँ कि क्या क्या और मज़ीद क्या क्या बातें की हुई हैं। और ये इतना इन्फॉर्मेटिव है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि मैं इस तरह की चीज़ें मैंने सोचा नहीं था कि मैं आर्टिकल को शामिल करूँगा वीडियो में, लेकिन ये बहुत वाकई ये इस काबिल है कि इसको शामिल किया जाए। अब ये इसकी लाइन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, इसको मैं ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा साथ साथ। रिलेटेड बर्ड्स have a higher chance of having weak or deformed babies। अब ये क्या कह रहा है, जो रिलेटेड बर्ड्स होते हैं, सिबलिंग या कज़न्स में जो आप पेयरिंग करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है वीक बच्चे निकलने का, या फिर किसी भी किस्म का डिफेक्ट आ जाने का बच्चों का। ठीक है, ये हो सकता है। अब दूसरी लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ योर बर्ड्स आर रिलेटेड दैन कॉन्टैक्ट द पर्सन हु ब्रेड योर कॉकटेल्स टू फाइंड आउट इफ दे आर रिलेटेड और नॉट। डू नॉट ब्रीड दैम इफ़ दे आर रिलेटेड। अब ये कह रहा है कि लेट सपोज कि आप किसी बंदे से कॉकटेल लेकर आए हो, अब आपको नहीं पता कि वो जो आपके बर्ड्स हैं वो आपस में रिलेटिव्स हैं या नहीं हैं, तो आप उस बंदे से पूछ लें कि भाई जो आपने मुझे दिए हैं पेयर, ये किस फैमिली के हैं, या आपस में कहीं सिबलिंग्स तो नहीं है या कज़न्स तो नहीं हैं, उससे आप पूछें। ठीक है, अगर वो इंसान का बच्चा होगा तो ज़रूर आपको सही तरीके से गाइड करेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है डू नॉट ब्रीड दैम इफ़ दे आर रिलेटेड। अगर आपको वो बता भी रहा है कि यार ये एक ही ब्लड लाइन के हैं या एक पेयर के निकले हुए हैं, तो उसको आपस में आप ना लगाएं। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप वापस कराने पहुंच जाओ उसके पास, यार बहन भाई क्यों दे दिए, भाई जो उसके पास ब्रीड आएगी वो वही देगा ना यार आपको। अब जैसे मेरे पास से भी लेके जाएंगे तो मैं भी आपको, जैसे एक पेयर ने 3 बच्चे दिए तो उसी के 3 ही दूंगा ना मैं आपको, दूसरे में कहाँ से लाऊंगा। तो इसका हल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी से 3 बच्चे ले लें, उससे कन्फर्म कर लें भाई ये एक ही पेरेंट्स के हैं, आप उस पर निशानी लगा लें, टैग लगा लें। फिर किसी और घर से भी परचेज़ कर लें आप।
या फिर कोई ऐसा बंदा हो जिसका बहुत बड़ा सेटअप है, तकरीबन कोई कम से कम भी 12-13 पेयर लगे हुए हैं ब्रीड करते हुए, तो उससे अलग अलग पेयर के बच्चे आप उठा लें, फिर उनकी पेयरिंग आपस में कर दें। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने आप में अपने दिमाग में सोचेंगे आपको बढ़ जाएगी। इतना मसला है नहीं जितना आप लोग समझते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम तो ब्लाइंडली इस पे फॉलो करते हैं यार, हमारी तो आदत हो गई है ना। हमें तो पता है कि किसको कैसे ब्रीड करवाना है, क्या करना है, बेचना कैसे है, ख़रीदना कैसे। तो ये चीज़ें सुनने में खाली ऐसा लग रहा होता है कि ओ माय गॉड इतना पता करना पड़ता है इसमें, ओ शिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आपका सेटअप जब खड़ा हो जाएगा, 12-13 पेयर जब आपके पास नॉन रिलेटिव लग जाएंगे ना, तो फिर आप उन्हीं के बच्चे आपस में लगा सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव तो नहीं है आपस में, आपने अलग अलग घरों से उठाए होंगे। तो शुरू में बस चीज़ें चेक करने की होती हैं, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है। फिर आप मुझसे भी तो सीखते ही रहते हैं ना यार, मैं किसी और से सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, फिर आप भी हो सकता है किसी को बताते हो वो भी सीख जाता हो। तो यही भाई नॉलेज को कन्वर्ट करने का वे है। अच्छा जी, अब इनके आते हैं तीसरी हेडिंग पर। कॉकटेल की तीसरी हेडिंग है इंस्पेक्ट योर बर्ड्स फॉर साइंस ऑफ गुड हेल्थ। कह रहा है इंस्पेक्ट करें, ऑब्ज़र्व करें या नोट डाउन करें कि आपके बर्ड की जो हेल्थ है वो कैसी है। बिफोर यू डिसाइड टू ब्रीड द कॉकटेल्स, it is a good idea to bring your birds to an avian veterinarian to get a clean bill of health before breeding. This will help to protect against any diseases or defects your birds may have. Weight is also a good indication of health in cockatiels. अब ये कह रहे हैं कि आपने अपने परिंदे को, खैर ये तो बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा है, ये कह रहा है आप डॉक्टर से भी एक बार मशवरा करें। ये लोग तो आपको पता है अंग्रेज़ तो इस तरह कोई काम करते नहीं है। ब्रीड करवाने से पहले ये, चाहे इनके पास बजरी क्यों ना हो, ये उसका पहले चेकअप करवाते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं क्या ये ब्रीड करवाने के काबिल है, फिर ये करवाते हैं। खैर हम तो इसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको काम की बात बताता हूँ इसमें से। ये कह रहा है कि आप पहले नोट करें कि आपके बर्ड की हेल्थ ठीक है। अब आपने हेल्थ कैसे नोट करनी है, उसकी चेस्ट बोन चेक करनी है आपने। अगर वो पॉइंटेड है, पतली है, आपका कॉकटेल पतला है, मतलब सूख रहा है या उसकी बॉडी का वेट इतना नहीं है, जब आप हाथ में पकड़ते हैं ना कॉकटेल का पता चल जाता है। नए बंदे को नहीं पता चलता, ना पता चलेगा जब तक वो पुराना नहीं होगा, तो पुराने बंदों को पता चल जाता है। किसी अच्छे बंदे को बुलाएं, उससे पूछें, मशवरा कर लें, यानी कि डिस्कस करके आप चेक कर सकते हैं कि वेट वगैरह कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हेल्थ का। खैर ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। अच्छा, फिर भी हम इसको रीड करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। ओवरवेट, being overweight increases the chances of infertility in the boxer sexes and egg binding in the female. If you are not sure if a cockatiel is overweighted, try to feel your bird's keel or breastbone. If you cannot feel the breastbone, then it is overweight. अच्छा, अब ये कह रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पिंजरे बहुत छोटे होते हैं, फीमेल कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाती है। फ़ीमेल जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो वो गलत है, वो भी गलत है। उसमें भी आपकी फ़ीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा मोटी फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो उसको पहचानने की निशानी भी बता रहा है। ये कह रहा है उसका वेंट एरिया जो है वो भारी हो जाएगा और उसकी बोन जो है वो विजिबल नहीं होगी। देखें, हम पहुँचे हैं इस आर्टिकल की तीसरी हेडिंग तक। तीसरी हेडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो इसी में ऐड करूँगा मैं। आपको पता है इस आर्टिकल की बहुत सारी हेडिंग्स हैं, रोज़ इसी तरह मैं आपको गाइड करता रहूँगा एक एक करके, और साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि भाई इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लोकेशन वाइज या आप कह लें कि कल्चर वाइज, ठीक है ना। अब जैसे ये डॉक्टर को दिखाते हैं, ब्रीड करवाने से पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, हम तो नहीं दिखाते। तो कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी हैं जो हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम जो है ना कंसीडर भी नहीं करेंगे, उनको मैं नेगलेक्ट करवा दूंगा। तो उसके लिए मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। हर हेडिंग के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिस्कस करेंगे, उस हेडिंग को भी डिस्कस करेंगे, हर चीज़। अच्छा, आप सुन लें ज़रा। आपके पास कॉकटेल हैं, पट्ठे जब आप तैयार करते हैं, तो ये तो सभी को पता है यार कि जब आप चीज़ तैयार करते हैं तो उसको अच्छी आप खुराक देंगे। दूसरा ये कि उसको प्रॉपर एक बड़ा बाउल देंगे जिसमें वो एटलीस्ट बाथ ले सके, नहा सके उसमें। वो गर्मियाँ अगर हैं तो ठीक है, गर्मियाँ नहीं है, ठंड है, तब भी आपको लग रहा है कि अगर मेरा परिंदा जो है पानी वाले प्याले में जो है ना नहाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उस वक्त उसको बाउल प्रोवाइड कर दें, उसको नहाने दें। आप ये मत समझें कि सर्दियाँ हैं तो ये मर जाएगा, ठंड लग जाएगी। हाँ, ये करें आप कि हवा आने से रोकें। याद रखें, कॉकटेल के ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए, ये ख़राब हो जाते हैं, ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैंने एक जुमला रिपीट किया था कि कॉकटेल जो है वो गर्मियों का जानवर है। अब गर्मियों का मतलब ये नहीं है कि लू चल रही होगी, हब्स हो रहा होगा और ये ब्रीड कर रहा होगा। भाई गर्मियों से मुराद ये कि ना इसको बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद है, ना इसको बहुत ज़्यादा गर्म मौसम पसंद है, बिल्कुल हीट स्ट्रोक चल रहा हो। ये कॉकटेल परिंदा है नॉर्मल टेम्परेचर का, तो मैंने इसलिए कहा था कि गर्मियों वाला परिंदा है, ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा कि
हीट स्ट्रोक चल रहा है तो आपके पास ब्रीड करे, ये 6-6 बच्चे भी पाले, बेटा उस वक्त फिर इसको सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे? कोशिश करें कि जिस जगह पे परिंदे रखें वहाँ ठंडा रहे, कोई ऐसा मसला ना हो, आप कपड़ा वपड़ा लगाएं, धूप रोकें आप पहले, फिर उसके बाद जो है ना पानी का स्प्रे मारें, नहलाने की कोशिश करें इनको, बाउल रखें, खुद नहाएंगे, आपने ज़बरदस्ती नहीं नहलाना इनको। तो ये चीज़ें करने से क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। फिर ग़िज़ा ऐसी दें जिससे इनकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी ना हो, गर्मियों के सीज़न में इनको सलाद पत्ता दें, ये बहुत शौक से खाते हैं, यानी ग्रीनरी इनको प्रोवाइड करें, वो क्या करेगी, इनका टेम्परेचर को नीचे लाने में हेल्प आउट करती है। तो ये चीज़ें जब आप पट्ठे तैयार करते हैं तो ये चीज़ें जहन में रखा करें। ख़ुराक इनको इस तरह से सॉफ्ट फूड में चने, पट्ठों में आप चनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर आपके पास, क्योंकि पट्ठे ही होते हैं उसी टाइम पे ही खाना शुरू करते हैं ये चीज़ें। अगर ये बड़े हो जाएंगे और आपने अगर चने नहीं डाले हुए इनको पहले से शुरू से ही, तो फिर ये खाना भी इनका मुश्किल है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं हमारे कॉकटेल जो है ना चने खाते ही नहीं है, ज़ाया हो जाते हैं जो भी हम डालते हैं। उसकी वजह यही है, जिस बेवकूफ़ ने वो पट्ठे पाले होते हैं उसने सिंपल दाने पे पाले होते हैं, तभी वो खा नहीं रहा होता। तो अब हम इसकी मज़ीद आगे की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दिया करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।